हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बीच में अगर कोई अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये मैंने पेपर लिया है यूपीएससी का। एक सेकेंड। यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर 2017। तो अब पहले तो ये देख लेते हैं कि 2017 में अकाउंटिंग से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हुए थे और क्या थे वो क्वेश्चंस। तो चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 56 से लेके 70 तक, मतलब कि 56 to 70, तो कितने क्वेश्चंस हो गए? 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो 15 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं। 15 मार्क्स, तो इसका मतलब कोई भरोसा नहीं कि किसी पेपर में 5 नंबर का पूछे, किसी में 10 का पूछे, किसी में 15, तो हो सकता है 20 का भी पूछ ले। ठीक है। तो इन 15 क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत में नहीं है। बस हम जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाएंगे कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 56 से है कि इन केस ऑफ गोल्ड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द गोल्ड इज डिलीवर्ड, सोल्ड, माइंड, आइडेंटिफाइड टू बी माइंड। ये कह रहा है कि गोल्ड के केस में रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करें? जब गोल्ड डिलीवर हो जाए, जब गोल्ड बेच दिया जाए, या जब गोल्ड किसी माइनिंग, जहाँ से मतलब जहाँ से गोल्ड की माइनिंग होती होगी, जहाँ से निकालते, जैसे वो है ना केजीएफ मूवी, वो पूरा का पूरा एक कारखाना है जहाँ पे गोल्ड की माइनिंग होती है। तो आप इसको ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है गोल्ड के केस में। अदरवाइज रेवेन्यू के केस में ये होता है कि जब आपने सेल कर दिया, सेल होने के बाद वो वहाँ पे डिलीवर्ड हो गया, या फिर आपकी फैक्ट्री से आउट होके वहाँ पे डिलीवर हो गया, तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 आता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड के केस में कहते हैं कि जब माइन हो गया, जब गोल्ड उस कारखाने से निकल गया, माइन हो गया, तभी आप रिकॉर्ड कर लोगे रेवेन्यू। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि गोल्ड के केस में माइंड है। माइंड करना मतलब जिस टाइम में कारखाने से गोल्ड की माइनिंग हो गई तभी। यहाँ पे बेचने का इंतज़ार नहीं करेंगे, यहाँ पे डिलीवरी का इंतज़ार नहीं करेंगे। और ये भी आइडेंटिफाई कर लें कि वहाँ पे हम माइनिंग करने वाले, इस पे भी रिकॉग्निशन नहीं होगी। जब आप माइनिंग कर लोगे तब रिकॉग्निशन होगी। तो इसका आंसर है सी, माइंड। 17 पे चलते हैं। एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच द एक्सपेंसेस टू बी मैच्ड विद रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है और आज का अप्रोच क्या कहता है। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि भैया जो भी है, तुमने जिस तरीके से चीज़ें खरीद ली है, जितने पे खरीद ली है उतने पे तुम्हारा कॉस्ट हो जाएगा, उस कॉस्ट को अपने रेवेन्यू से कंपेयर कर लो। लेकिन आज ये कहता है कि नहीं नहीं, सिर्फ कॉस्ट ही नहीं, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखोगे। लाइक कि मान लो कि कोई मटेरियल है, वो मटेरियल मैंने आज से 2 साल पहले ख़रीदा। मेरे पास एक ऑर्डर आया कि इस ऑर्डर को बनाने में इस मटेरियल का इस्तेमाल हो जाएगा, तो हम तो यही बोलेंगे भाई ये मटेरियल, पुराना अप्रोच तो यही रहेगा कि ये मटेरियल मैंने कितने का ख़रीदा था, ये मटेरियल मैंने 100 रुपये का ख़रीदा था। यहाँ पे चलो जी, तुमसे नया ऑर्डर आ गया तो भाई तुमसे हम 100 रुपये ले लेंगे। लेकिन आज का अप्रोच ये कहता है कि भाई सोचो, वो जो मटेरियल है, अगर वो मटेरियल तुम ऑलरेडी किसी रेगुलर प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो और उस प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम इस 100 रुपये को किसी और में लगाने की सोच रहे हो, तो जो तुम रेगुलर प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे इस मटेरियल की वजह से 150 रुपये कमा रहे थे, मतलब मटेरियल था 100 रुपये का, ख़रीदा था हमने, लेकिन जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली, उसमें अगर हम यूज़ करके उसको मटेरियल को बेचते हैं या उस मटेरियल में यूज़ करते हैं तो मुझे 150 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो आज का तो यही बोलेगा कि भाई ये तो 150 रुपये चार्ज करो इस 100 रुपये के मटेरियल का। लेकिन पुराना मेथड ये कहता है नहीं नहीं, जितने पे तुमने खरीद लिया, ओरिजिनल कॉस्ट देखो 100 रुपये गए ना तुम्हारी जेब से, तुम 100 रुपये ही यहाँ पे चार्ज करोगे रेवेन्यू से कंपेयर करने के लिए। ठीक है। तो ये कहता है कि जो नया मेथड कहता है नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट कुछ नहीं है, ये देखो कि आज की डेट में मुझे कितना मिलेगा। अगर मैं इसको 100 रुपये को
नहीं यूज़ कर पाऊंगा अपने रेगुलर प्रोडक्शन में, तो मैं कितना लॉस करूंगा, 150 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होते तो आप कुछ ना कुछ तो अर्निंग करते। तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी कोचिंग फीस, आपका जो भी पीजी का फीस या पीजी चार्ज या फिर जो भी है अपना किताब पेन पेंसिल, सिर्फ यही नहीं है। आपकी एक्चुअल जो कॉस्टिंग है आपकी तैयारी का, आपकी पढ़ाई का, उसमें आप अपनी वो सैलरी भी ऐड करो, जो आप अगर ये नहीं करते, यहाँ बैठ के ये पढ़ नहीं रहे होते, तो आप वो सैलरी अर्न कर रहे होते। ये आज का तरीका है और लॉजिकल भी है। मान लो कोई बंदा 21-22 साल में कमाने लग जाता है, तो अगर वो नहीं कमा रहा है और अपना पढ़ाई में टाइम दे रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अर्निंग लूज़ कर रहा है। तो उसकी पढ़ाई की कीमत सिर्फ कॉपी किताब पेन पेंसिल और रेंट पे करना नहीं रह गया, उसकी पढ़ाई की कीमत में उसकी सैलरी जो वो कमा सकता था, जो नहीं कमा पा रहा है, वो भी ऐड होगा। वो बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट ट्रेडिशनल तो पुराना है। जब आप ये देखो कि आप अभी ट्रेडिशनल अप्रोच पे अभी कोई डिसीजन लेते हो या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखते हो, तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पे तुम अपनी कॉस्टिंग ले लो, रेवेन्यू से कंपेयर कर लो। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये होता है कि भाई अगर आज इस प्रोडक्ट को मैं बाहर बेचने जाऊँ तो मुझे कितने का ये चीज़ मिलेगा। मैंने ख़रीदा तो 100 का था, लेकिन बाहर जाता हूँ तो ये मुझे 120 रुपये का मिलेगा, या 120 रुपये बाहर से ही मुझे मिल जाएगा। तो फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया 120 रुपये। बट ये सब नए मेथड में है। पुराने मेथड में कहते हो ये भाई ओरिजिनल कॉस्ट देख लो क्या है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एग्जाम्पल। देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी बनाने के लिए जो किए गए खर्चे, कंपनी बनाने के लिए किए गए खर्चे। तो उन खर्चों को एकदम से क्लेम नहीं करते कि कोई लीगल एक्सपेंसेस हो गए, ये हो गए, तो वो कहते हैं या कुछ रेवेन्यू। हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सपेंडिचर है, देखो एक्सपेंडिचर में कोई भी खर्चा है ना, वो 3 तरीके के हो सकते हैं। एक तो है कैपिटल नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब 3, कोई भी खर्चे को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू। कैपिटल क्या होता है, आप लैंड में परचेज कर रहे हो, ज़मीन खरीद रहे हो, बिजनेस ज़मीन खरीद रही है या बिजनेस बिल्डिंग बना रही है या बिजनेस मशीनरी खरीद रही है, तो जो खर्चा आने वाले फ्यूचर के लिए, जिसके खर्चे की जो लाइफ है, उससे होने वाले जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज़्यादा है, तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा हो गया, ठीक है। एसेट क्रिएट हो गया, ऐसे खर्चे जिससे संपत्ति क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब जैसे आज आप बाहर घूम रहे हो और आप कुछ खा पी रहे हो, तो उस खर्चे से क्या आपका कोई संपत्ति क्रिएट हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन आपने कोई लैपटॉप ले लिया तो उससे एसेट संपत्ति क्रिएट हो गई। जिस खर्चे से संपत्ति क्रिएट हो जाए, एसेट क्रिएट हो जाए, उसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिस खर्चे से कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, बस एक्सपेंस ही हो गया भाई, कई ऐसे खर्चे होते हैं ना, हो गया जी एक्सपेंस हो गया, तो वो रेवेन्यू नेचर है कि बिजनेस करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, जीने के लिए खाना पड़ेगा, जो भी है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट आने वाले 4 सालों में, जो कि कैपिटल नहीं है, लेकिन वो खर्चे साल बाई साल, जैसे जैसे साल बीतता जाएगा वैसे वैसे उसको हम प्रोपोर्शनेट करते चले जाएंगे। लाइक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा है, क्योंकि आप मशीन को यूज़ करोगे बिजनेस कमाने के लिए, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में और क्या हो सकता है, मशीनरी का एग्जांपल हो दिया। और डेफर्ड रेवेन्यू में आ जाता है हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि बिजनेस शुरू करने से पहले जो हमने खर्चे किए हैं, जो कि थे वो रेवेन्यू नेचर के ही, लेकिन हम उनको यहाँ पे आने वाले टाइम में बने, जैसे रजिस्ट्रेशन का पैसा दे दिया, बिजनेस शुरू करने से पहले से कई सारे लाइसेंस फीस ले लिए। तो ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं कि यार सडनली क्लेम नहीं करेंगे, आने वाले सालों में कर लेंगे, इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, कैपिटल गेन नहीं है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन होता है कि कोई असेट है आपके पास, उसको आपने बेच दिया और उसको बेचने पे आपको मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया। मतलब
10 लाख का एसेट है, 15 लाख में बेच दिए तो 5 लाख का क्या कैपिटल गेन उसे बोलते हैं। कैपिटल नेचर के एसेट को बेचने पे जो मुनाफा होता है उसे कैपिटल गेन या फिर नुकसान होता है कैपिटल लॉस बोलते हैं। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस चलाते टाइम हमारा खर्चा हो रहा है बिजनेस को रनिंग करने के लिए। यहाँ तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो वो होते हैं जिसमें बिजनेस अभी चला ही नहीं है, बिजनेस को बनाने के खर्चे हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। नाउ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है कि भाई आपने एसेट खरीद लिया, वो एसेट की वैल्यू घटती चली जाती है। सपोज करो आज आप एक कार लेके आते हो या आज आप एक बाइक लेके आते हो, अगले दिन भी आप बेचने जाओगे ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मोबाइल भी लेके आए ना, अगले दिन भी बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वो कम किस वजह से हो गई, वो एक नेचर डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। डेप्रिसिएशन ये होता है कि जिससे वैल्यू कम हो जाती है किसी संपत्ति की, और वो डेप्रिसिएशन होती है कि भाई आपने इस एसेट को यूज़ कर लिया है, यूज़ करने की वजह से आपकी वैल्यू कम हो गई है। ठीक है। तो बिजनेस टर्म में इसको बोलते हैं कि आप किसी मशीन को खरीद के लाए तो यूज़ क्यों करोगे आप, बिजनेस को चलाने के लिए। भाई मशीनरी तभी चलेगी ना जब आपका प्रोडक्शन होगा, जब आप बिजनेस करोगे। तो बिजनेस करने के लिए ये खर्चा हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। असेट खरीदने पे अगर खर्चा कर दिया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन असेट की वैल्यू गिर रही है मशीन को यूज करने से, तो वो यूज क्यों कर रहे हैं, रेवेन्यू करने के लिए, इनकम करने के लिए, सेल करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे इसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। आगे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग द टर्म IFRS, इसके लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी दे रही है। इंडियन गवर्नमेंट जनरली ICI के ही स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। लेकिन जैसे कि जो इकोनॉमी है ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, बाहर की कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया में उसके ब्रांचेज ऑपरेट हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड अब चीज़ें हो रही हैं, बिजनेस का मार्केट साइज बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे दूसरी कंट्री में कुछ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यहाँ पे कुछ और अकाउंटिंग। तो अगर हमें दूसरी कंट्री से कम्पीट करना है तो हम वर्ल्ड वाइड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किए जा रहे हैं वो हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे यहाँ के जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं उनको बाहर के भी स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए। तो वो वर्ल्ड वाइड जो अभी एक्सेप्ट किया जा रहा है वो है IFRS। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है, ये इसका है फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो IFRS, तो एक ICI इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट जो बोलती है उसको IND-AS बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जो वर्ल्ड वाइड जो यूज़ हो रहा है, जो जनरली अमेरिकन कंट्री के लोग हैं या वहाँ की बॉडी है जो ये इशू करती है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स उसको बोलते हैं। इंडिया ने भी उसे अडोप्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। बट इंडिया उसको ना IFRS को एज इट इज़ तो नहीं अडोप्ट कर लेगी, या एज इट इज़ तो नाम नहीं रख लेगी, क्योंकि भाई इंडियन गवर्नमेंट की भी तो कोई इज्जत होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है, हम ना IFRS तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उसको बोलेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IND-AS, ये जनरली IFRS ही है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग द टर्म IFRS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। देखो नाम से देखो, दो में तो स्टैंडर्ड्स आ ही नहीं रहे, तो ये दोनों तो है नहीं। इंटरनेशनल, इंडियन तो इंडियन भी नहीं है, ये तो बात ही इंटरनेशनल हो रही है। इंडिया में अगर वो अडॉप्टेड है तो इंडियन IND-AS है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इसका फुल फॉर्म है। अब देखते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द सम इंश्योरेबल। डेट ऑफ फायर 1 मार्च 2016 को फायर हो गई है, तो आग लग गई है। उसके जस्ट 1 साल पहले जो इसका टर्नओवर था 88 लाख का था, ठीक है। और एग्रीड GP रेशियो, अच्छा प्रॉफिट रेशियो इसका 20% रहता है। तो जो इंश्योरेंस की वैल्यू निकलेगी, प्रॉफिट की निकलेगी ना भाई, कितना प्रॉफिट का नुकसान हमारा होगा जो तुम रिकवर कर दोगे इंश्योरेंस कंपनी, तो 88 लाख का 20% निकाल लें,
अगर 88 लाख का 20% निकाल लेते हो तो देखते कितना होता है। लेकिन इसमें क्या है देखो, स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्लॉज प्रोवाइडेड फॉर द इंक्रीज ऑफ टर्नओवर बाय 10%। ये कह रहा है कि भैया उसको एक्सपेक्ट लग रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि 10% इसका बिजनेस बढ़ेगा। तो 88 लाख प्लस 10% करो, 8,80,000 ऐड कर दो, तो 88 और 8 कितना होता है, 96,80,000। तो 96,80,000 का आप निकालो 20%, और ये जो 20% आएगा वो आएगा 19,36,000। तो मुझे प्रॉफिट का कितने का नुकसान होगा, 19,36,000 का नुकसान होगा। तो वही आपकी वैल्यू आ जाएगी इंश्योरेंस की वैल्यू। ठीक है, हो सकता है इस क्वेश्चन पेपर में कॉन्फिडेंस ना बने, लेकिन जब जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता चला जाएगा। जब आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं तो पहले मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि हम अगले मॉक टेस्ट में बेटर परफॉर्म नहीं करेंगे। मॉक टेस्ट होता ही यही है कि कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। अदरवाइज सिर्फ पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो नंबर नहीं आने वाले। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मैंने शुरुआती लेक्चर्स में भी बताया कि भैया पूरी की पूरी जो अकाउंटिंग है वो 3 ही गोल्डन रूल पे अप्लाई होती है। जो गोल्डन रूल है वो 3 है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल का डेबिट कहता है व्हाट गोज आउट, रियल का क्रेडिट कहता है व्हाट गोज, रियल का डेबिट कहता है व्हाट कम्स इन, रियल का क्रेडिट कहता है व्हाट गोज आउट। ठीक है, नॉमिनल का कहता है ऑल द लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट और ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है, और जो पर्सनल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जिस लेजर से, जिस अकाउंट से प्रॉफिट या नुकसान का पता लगे वो आ जाता है नॉमिनल में। जिस अकाउंट से, जिस लेजर से आपको प्रॉफिट या लॉस का पता चले वो आ जाता है नॉमिनल अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, भैया इनकम भी लिख रहे हो एक्सपेंडिचर भी, दोनों का डिफरेंस या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। इनकम भी लिख रहे हो एक्सपेंस भी लिख रहे हो, दोनों के जो डिफरेंस है वो लॉस या फिर प्रॉफिट होगा। तो ये सब किस में आ जाएगा, तो इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। क्या है ये, नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन अगर आपसे बोले बैंक अकाउंट क्या होता है, तो बैंक अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, एसेट हो गया वो तो। ठीक है, डेटर्स, जिसको आपने उधार पे माल बेचा है, अगर डेटर्स के अकाउंट की बात करें तो वो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि कोई ना कोई पर्सन होगा जिसको आपने बेचा है, कोई ना कोई पर्सन होगा। बिजनेस भी एक पर्सन ही होगा जिसको आपने माल बेचा है। ठीक है, तो जिस अकाउंट से आपको प्रॉफिट या नुकसान का पता लगेगा वो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नाउ लीगेसीज, लीगेसीज क्या होती है कि जैसे विल से किसी को संपत्ति का हस्तांतरण कर देना, किसी ने अपना विल बनाया, विल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वसीयतनामा। ठीक है, वसीयतनामे में किसी को कोई असेट दिया जा रहा है या कोई संपत्ति ट्रांसफ़र हो रही है तो लीगेसीज वही हो जाती है। तो लीगेसीज से संपत्ति अगर किसी को दिया जा रहा है तो इसका मतलब वो कैपिटल नेचर का है। और जब कैपिटल नेचर का है तो वो चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, कैपिटल है मतलब असेट है। और असेट और लायबिलिटी कहाँ रहती है, असेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट में रहती है। भाई अकाउंटिंग तो 4 चीज़ों की होती है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। तो इनकम और एक्सपेंस कहाँ चला गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस। और जो कैपिटल है जैसे असेट और लायबिलिटी है वो कहाँ आ गया, बैलेंस शीट में। तो ये लेगेसीज आपका अगर असेट है, मतलब लेगेसीज असेट्स ही है, तो वो कैपिटलाइज करते हैं तो उसको हम कहाँ ले जाते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक है, द एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट, एक कंसाइनमेंट अकाउंटिंग होती है जिसमें भाई अलग अलग लोकेशन पे बिजनेस है तो उसको कंसाइनमेंट सेंड करना है ना। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ताकि उस लोकेशन का प्रॉफिट और लॉस पता लगा पाए। वहाँ पे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ही बना रहे हैं बेसिकली, लेकिन उस प्रॉफिट एंड लॉस का नाम अलग होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट बोल देते हैं कि इस कंसाइनमेंट में मुझे कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ। तो कहते हैं कि अगर कंसाइनमेंट अकाउंट में या फिर एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो एबनॉर्मल लॉस अगर कंसाइनमेंट पे होगा, कंसाइनमेंट भेजने पे हो सकता है, कंसाइनमेंट ऑपरेट करने पे हो सकता है, तो कंसाइनमेंट में अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट में। भाई प्रॉफिट एंड लॉस तो यहाँ बना नहीं रहे, ठीक है ना।
यहाँ पे बना क्या रहे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी नहीं बना रहे, कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं। और कंसाइनमेंट अकाउंट में तो कंसाइनी अकाउंट तो एक तरीके से डेटर और क्रेडिटर अकाउंट की तरह हो गया कि भाई किसको बेचा है किससे लिया है। लेकिन यहाँ पे सारा का सारा जो रोल प्ले कर रहा है कंसाइनमेंट के केस में, कंसाइनमेंट अकाउंट के केस में, वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की का ही दूसरा नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो बट यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं मेंटेन करते, यहाँ पे मेंटेन करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर देंगे। नाउ व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर द जॉइंट वेंचर, जैसे कंसाइनमेंट के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के लिए, ऐसे ही जॉइंट वेंचर का होता है। जॉइंट वेंचर बिजनेस एक ऐसा होता है इसमें एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर किसी पर्पस के लिए किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो कह रहे अगर आप ऐसे करके एक जॉइंट वेंचर क्रिएट करते हो तो जॉइंट वेंचर में अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट में नहीं चाहिए, तो नॉर्मल है। आप तो यहाँ स्पेशल काम कर रहे हो, जॉइंट वेंचर बना रहे हो, तो भाई सारा का सारा जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा वो, जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा। अगर नॉर्मल बिजनेस होता है, नॉर्मल परचेजिंग हो रही होती, तब तो परचेज अकाउंट में डाल देते। लेकिन यहाँ पे तो जॉइंट वेंचर बिजनेस ही है, तो जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए अगर आपने कोई चीज़ परचेज की है तो वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डाल दो। Now consider the following information: rate of gross profit 25% of COGS, cost of goods sold. सेल है 20 लाख, which one of the following amount of gross profit? तो ये कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। तो आपको दे दिया है सेल और 25% दिया है आपका कॉस्ट का। अगर ये 25% सेल का होता तब तो बहुत ईजी होता, 20 लाख का 25% निकालते और आंसर आ जाता। जैसे कि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ भी है 5 लाख, 20 लाख का 25% निकाल दो, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं। देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन COGS कॉस्ट, अगर मैं देखूँ तो 1/4 तो 1/4 दिया है कॉस्ट का। इसका एक सिंपल मैथ है, अगर कॉस्ट का 1/4 है ना तो 1/5 हो जाएगा सेल का। मतलब 1/n बराबर 1/n+1 ये है। तो ये अगर कॉस्ट है तो ये हो जाएगा सेल। अगर सेल होता और मुझे कॉस्ट पे निकालना होता, कॉस्ट की वैल्यू दी होती, तो फिर मैं 1 माइनस कर देता। तो यहाँ देखो 1/4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/5। तो अगर 25% है कॉस्ट का तो 20% हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा किसका, सेल का। तो आप इस परसेंटेज को चेंज कर चुके हो और ये आ जाएगा 1/5। तो अब 20 लाख का 1/5 करो तो 5 चौके 20, तो ये 4 लाख आ गया। तो देखो इसका आंसर है 4 लाख, ठीक है। ब्रांच अकाउंट, अभी तक कंसाइनमेंट अकाउंट देखा, एक स्पेशल अकाउंट है। जॉइंट वेंचर अकाउंट देखा, एक स्पेशल अकाउंट है। ऐसे ही ब्रांच अकाउंट भी एक स्पेशल अकाउंट है। लेकिन ब्रांच अकाउंट भी का जो भी रूप है, उसका जो बैकग्राउंड है वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही नेचर है, क्योंकि यहाँ भी हम उसकी परफॉर्मेंस ही देखते हैं। जिस भी अकाउंट से बिजनेस परफॉर्मेंस पता लगेगी, चाहे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दो, चाहे उसको कंसाइनमेंट अकाउंट बोल दो, चाहे उसको जॉइंट वेंचर अकाउंट बोल दो, चाहे उसको ब्रांच अकाउंट बोल दो, वो सब का सब नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिससे पता चलता है बिजनेस की परफॉर्मेंस। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस भी नॉमिनल है, ब्रांच अकाउंट भी नॉमिनल है क्योंकि वहाँ भी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट भी नॉमिनल क्योंकि वहाँ भी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट भी नॉमिनल है क्योंकि वहाँ भी हम बिजनेस परफॉर्मेंस देखते हैं। तो ब्रांच अकाउंट कहाँ पे आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि यहाँ भी हम उसकी परफॉर्मेंस चेक करने की बात करेंगे। आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपॉर्शन्ड ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू। देखो क्या होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हो तो मान लेते हैं कि एक फैक्ट्री है, उसमें 4 अलग अलग लोकेशन पे या 4 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और उस पर बिजली बिल का खर्चा आ गया। तो एक तो तरीका ये है कि भाई बिजली बिल का खर्चा आया है, 4 प्रोडक्ट है, 4 से डिवाइड करो और सारे प्रोडक्ट पे इक्वली डाल दो कॉस्टिंग में कि भाई इसका बिजली का कॉस्ट इतना आ गया हर प्रोडक्ट पे। लेकिन एक तरीका होता है कि नहीं, आप ये देखो कि भैया किस प्रोडक्ट ने कितना बिजली यूज किया है, किस प्रोडक्ट ने कितना। अब जैसे किसी बिल्डिंग में मान लो कि 5 फ्लैट है
पाँचों, पूरी बिल्डिंग का अगर 1 लाख का बिजली बिल आ गया और 5 से डिवाइड कर दो तो 20-20 हज़ार सबका आ जाएगा। लेकिन उसमें से कोई एक बंदा ऐसा होगा, भाई मैं तो रहा ही नहीं यार इस महीने, मेरे पे 20 हज़ार का क्यों डाल रहे हो। इसका मतलब वहाँ जो 5 से डिवाइड करके अपॉर्चनमेंट कर रहे खर्चे का तो गलत हो गया। तो ये बोल रहे मैंने जितना यूज़ किया उतना दो ना मुझे। तो वही कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक पावर का अपॉर्शन करना है अलग अलग डिपार्टमेंट को, तो कैसे करें। हॉर्स पावर ऑफ मोटर से करें कि मोटर जो है उसमें कितना हॉर्स पावर, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो घूमता है सुई, वो कितना दिखा रहा है, या नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, कितने नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स हैं। अबे भाई लाइट पॉइंट से क्या होगा, किसी ने यूज ही नहीं किया वो लाइट पॉइंट तो भी तुम डाल दोगे। कह रहे हैं कि हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर्स, अगर हॉर्स पावर पता लग जाए कि हम मीटर है एक तरीके से उसका, कि उसने उससे गुणा कर देंगे मशीन आवर्स से, तो भी कैसे पता चलेगा, तो भी नहीं। या फिर मशीन आवर्स से कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना मशीन आवर किसने यूज किया है। ठीक है, तो मशीन आर से पता लग जाना चाहिए, लगेगा कि हाँ इसने इतना मशीन आर यूज़ किया है। तो टोटल कॉस्ट को मशीन आर से डिवाइड करो, और जैसे मान लेते हैं 1 लाख की कॉस्ट आ गई है और 10,000 मशीन आर का है ये कॉस्ट, तो 10,000 से डिवाइड करो इनटू जिस डिपार्टमेंट ने कितना मशीन आर यूज़ किया। एक डिपार्टमेंट ने 1,000 मशीन आर यूज़ किया तो 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो यहाँ भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये जो बिजनेस करने का जो तरीका है ना वो क्या है, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप कर लो, भाई अकेले हैं, अकेले कंपनी चलाने लग गए, मतलब बिजनेस करने लग गए। दूसरा है पार्टनरशिप, ठीक है, और तीसरा है या तो हम कंपनी बना लें। यहाँ पे कोई नियम लागू नहीं है, भाई अपने हिसाब से कर लो। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड फॉर्म होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है, उसके हिसाब से होती है। और कंपनी में कंपनीज एक्ट, कंपनी में जो भी होता है ना वो कंपनीज एक्ट 2013 है प्रेजेंटली, कंपनीज एक्ट के हिसाब से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अगर बैलेंस शीट भी बनेगा तो कंपनीज एक्ट में चीज़ें बताई गई हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनेगा तो कंपनीज एक्ट में, अकाउंटिंग करने का तरीका कंपनीज एक्ट में। तो अब वो वही सवाल कर रहे हैं कि कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। कंपनीज एक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट किस शेड्यूल में दिया गया है, तो ये याद कर लो, शेड्यूल 3 में है। किसमें है, शेड्यूल 3 में। अब चलते हैं, एक कंपनी के नेचर का बिजनेस का आ गया। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस है और उसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही नहीं है, पार्टनरशिप बिजनेस में ये होता है कि पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सारी चीज़ें लिखी होती है कि ए है, बी है, सी, ये 3 पार्टनर है, ये किस किस रेशियो में प्रॉफिट ले। आप मान लो 3 दोस्त मिलकर बिजनेस कर रहे हो, तो कौन दोस्त कितना पैसा ले जाएगा, कितना परसेंटेज रहेगा, ये सब आप डिसाइड करोगे, एग्रीमेंट में लिखोगे। लेकिन ये कह रहा है कि एग्रीमेंट ही नहीं है, तो एग्रीमेंट नहीं है तो तीनों दोस्त मिलके कैसे बिजनेस से प्रॉफिट कमा के अपने घर ले जाएंगे, अपने लिए कैसे प्रॉफिट बंटवारा करेंगे। तो देखो, जब भी एग्रीमेंट ना हो तो बराबर बराबर कर लेंगे, इक्वली। जब एग्रीमेंट ना हो तो इक्वली कर लेंगे, ये याद करना है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो तो अगर प्रॉफिट का बंटवारा करना है पार्टनर्स के बीच में तो इक्वली करेंगे, अगर वाइड है तब तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो लिखा गया है वैसे कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। ये 10-15 मतलब 15 क्वेश्चंस आए हुए हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और बहुत सारे अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। और जब एक धीरे धीरे करके देखना, आपका ना खुद ही कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा, बेस बनता चला जाएगा, खुद ही बता पाओगे कि हाँ कौन सा अकाउंट नॉमिनल है, कौन सा अकाउंट कैसा, ये कैपिटल नेचर का खर्चा है या रेवेन्यू का नेचर का खर्चा है, इस तरीके से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम को किसी भी हाल में निकालना ही है।